हेलो बच्चों, अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। उसके अंदर अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले अपन कूलाम का नियम देखेंगे। नियम के बाद में इसको ड्राइव करेंगे, दो आवेशों के मध्य बल का मान। उसके बाद अपन देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। उसके बाद में अपन देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में समानता और असमानता। और नेक्स्ट अपन फिर देखेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले अपन ने लेक्चर फर्स्ट में स्टडी किया था प्लस प्लस, दो चार्ज है दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। माइनस माइनस भी क्या करेंगे, रिपेल। प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये अपन ने लेक्चर फर्स्ट में स्टडी किया था। अब ये प्लस प्लस चार्ज कितना रिपेल करेंगे या प्लस माइनस कितना अट्रैक्ट करेंगे, यही सब कुछ बताया था वैज्ञानिक कूलाम ने कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स होगा, या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन, वो कितना होगा वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने दो आवेश लिए Q1 और Q2। दोनों इसके सेंटर से इसके सेंटर के मध्य की डिस्टेंस क्या है, r। दोनों चार्ज, ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। Q1 पर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में और वो क्या होगा, F12 वेक्टर, यानी Q2 चार्ज के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसको अपन 1 दे देते हैं, इसको अपन 2 दे देते हैं। तो F12 का मतलब Q2 चार्ज के कारण Q1 पर लगने वाला बल, और इस पर इधर होगा F21 वेक्टर, Q1 चार्ज के कारण Q2 पर लगने वाला बल। दोनों बल, जब दोनों आवेश समान है तो दोनों बल भी क्या होंगे, समान। लेकिन प्रकृति क्या है इनके, अपोजिट नेचर है इनका। तो यहां पर अपन कह सकते हैं F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। दोनों बल सेम है पर यहां पर माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर का मोड। इनको अपन F12 वेक्टर लो चाहे F21 वेक्टर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है। तो अपन देखते हैं कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो बल है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। मींस क्या होगा कि Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी, फोर्स यहाँ उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, जो बल है दो आवेशों के मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मींस दोनों आवेशों के बीच दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर इस समानुपाती नियतांक को उठाने के लिए आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। यहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K बराबर एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति व मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। तो यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति व मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अपन, यदि आवेशों के मध्य वायु या
निर्वात हो तब, यदि आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तब k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 यूनिट अपोजिट कर दो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता क्या है इसको अपन लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो, समीकरण 3 से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 4। नेक्स्ट अपन आगे देख रहे हैं, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तब, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, जब आवेशों के मध्य कोई माध्यम आएगा तब बल का मान क्या होगा F m मींस मीडियम माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 5। जब कोई भी माध्यम आता है तो अपन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन r से मल्टीपल कर लेते हैं। इक्वेशन 4 और 5 से F मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसकी वैल्यू है F की, और अपॉन में क्या रहेगा एप्सिलॉन r, इक्वेशन 6। अपन कह सकते हैं कि अर्थात F ग्रेटर देन क्या हो गया Fm, यानी दो आवेशों के मध्य जब कोई माध्यम आता है तब बल का मान 1/एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है कम हो जाता है, यानी अपन ने F में एप्सिलॉन r का क्या दे दिया भाग दे दिया, तो बल पहले की तुलना में कम हो गया, तो अपन कह सकते हैं F ग्रेटर देन F। तो अपन ने देखा कूलम के नियम में जो दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने के लिए ये है कि जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन इधर हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन इधर हो गया। ये फोर्स साइड में भी जा सकते थे, ये F12 इधर, ये F12 इधर, लेकिन बिल्कुल इसी लाइन पर है, तो अपन कह सकते हैं कि जो रिपल्सन फोर्स होगा वो दोनों आवेशों की लाइन पर ही होगा, एक ही लाइन पर रिपल्सन होगा, ऐसे नहीं अलग लाइन पर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ k है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। k की वैल्यू ये है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता जो फिक्स है ये होती है, और यहाँ पर ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला है Fm बराबर F अपॉन एप्सिलॉन r, ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। चलो ये कूलम का नियम कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपन ने सबसे पहले अपन k का मात्रक व विमा देखते हैं, k का मात्रक व विमा। अपन ने यहां पर अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां से k निकालते हैं तो आता है F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो यूनिट क्या हो गया फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर और कूलम इनटू कूलम कूलम स्क्वायर। अब विमा देखते हैं, विमा न्यूटन क्या है फोर्स,
फोर्स F इक्वल टू क्या होता है ma, m क्या है मास, a क्या एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन है, ये L2 मीटर स्क्वायर, Q इक्वल टू IT, तो A1 T1 का स्क्वायर। तो अपन ने किया m1 L3 t माइनस 2 अपॉन A2 T2, इसको सोल्व करके लिखते हैं m1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2, ये k की क्या हो गई विमा, m1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2, ये k की विमा हो गई। अगर अपन एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो माइनस है वो प्लस हो गए, जो और प्लस है जो माइनस, तो m माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2, ये अपनी एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई विमा हो गई। तो k का मात्रा को विमा निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल ली। नेक्स्ट अपन इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन है दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उन पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों के मध्य की दूरी यदि r से क्या कर दे r/2, r से क्या कर दे r/2 कर दे, तो लगने वाला बल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं नया बल F डैश K Q1 Q2 अपॉन r की जगह r/2 का होल स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कहाँ गया ऊपर, तो F डैश इक्वल टू क्या हो गया 4 और K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर क्या हो गया F। तो जो फोर्स है वो पहले की तुलना में 4 गुना हो गया। यदि अपन कहे कि दोनों के मध्य की दूरी r को क्या कर दे दुगना, r को क्या कर दे दुगना कर दे, तो नया फोर्स क्या आएगा F अपॉन 4, 1/4 रह जाएगा पहले की तुलना में। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो 25 न्यूटन है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 25 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों के मध्य कोई 5 परावैद्युतांक का कोई नया माध्यम भर दिया जाए तो नया बल कितना होगा, तो नया बल कितना होगा। तो अपन ने जस्ट एक अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है कि जो कि Fm बराबर क्या होता है F अपॉन एप्सिलॉन r। तो F कितना था 25 और एप्सिलॉन r क्या है परावैद्युतांक जो कितना था 5, तो नया बल कितना आ गया 5 न्यूटन। तो अपना नया बल जो है वो आ गया 5 न्यूटन। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेरी मोस्ट है बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपना टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म फॉर कूलाम्स लॉ। तो अपन वही दो आवेश लेंगे Q1 और Q2, इसके केंद्र से इसके केंद्र के मध्य की जो डिस्टेंस है वो है r का मोड, वही r ले लो या r का मोड ले लो एक ही बात है। ये प्लस Q1 है ये प्लस Q2 है, ये इस पर रिपेल होगा इसके द्वारा, ये होगा F12 वेक्टर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, और ये इसको रिपेल करेगा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है पर प्रकृति क्या है विपरीत है। तो अपन कह सकते हैं
कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, इसको अपन ड्राइव करेंगे। तो अपन डिस्टेंस देखते हैं, जब अपन F21 वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ R के कितने वेक्टर होंगे, 2 वेक्टर होंगे, यहाँ R के 2 वेक्टर होंगे। जब अपन F21 वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। मींस क्या होगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो अपना विस्थापन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक। तो अपन 1 से 2 जा रहे हैं तो फाइनल क्या है, R2 और स्टार्टिंग क्या है, R1। जब अपन F21 वेक्टर निकालेंगे तो अपन वेक्टर लेंगे R2 माइनस R1 इस डायरेक्शन में। जब अपन F12 वेक्टर निकालेंगे तो अपन क्या लेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर इनका मैग्नीट्यूड करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है पर नेचर अपोजिट है। तो अपन F21 वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ये लेंगे और F12 वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ये लेंगे। तो अपन कह सकते हैं F21 निकालेंगे तो क्या कहेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, अतः Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, F21 वेक्टर, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप सभी बच्चों को पता है जब अपन फोर्स निकालते हैं तो K की 2 आवेशों के मध्य K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि अपन यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ एकांक सदिश लगाना पड़ेगा जो क्या है, R के। तो जब यहाँ वेक्टर आ रहा है तो यहाँ भी एकांक सदिश क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर लगा रहे हैं तो R2 माइनस R1 का K। अब नेक्स्ट F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। वेक्टर को बोलते हैं अपन R के, क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था, एकांक सदिश। अब इसको बोलते हैं तो ये क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको अपन ने खोल दिया। नेक्स्ट F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, आप सभी बच्चों को पता है R वेक्टर का मोड इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड। R2 माइनस R1 का मोड, R1 माइनस R2 का मोड या R मोड एक ही बात है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो अपन इसकी जगह अपन ये पुट कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अब इस स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब। तो अपन डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आया, स्क्वायर तो ये है, इसकी जगह अपन ने ये पुट किया, स्क्वायर को इससे किया तो क्या हो गया, क्यूब। और डॉट क्या रह गया, R2 माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब अपन F21 वेक्टर निकाल लिए, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, F12 वेक्टर डायरेक्ट करेंगे। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, F12 वेक्टर, वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन, चेंज कर देंगे पोजीशन, R2 माइनस R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहां हो जाएगा R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 2। जब अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से F21 वेक्टर इक्वल टू, यहां अगर अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि F21 वेक्टर और F12 वेक्टर सेम है पर नेचर क्या है, अपोजिट। यही आपकी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। वेरी मोस्ट टॉपिक है राजस्थान बोर्ड के लिए, तो ये नोट करें। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक।
कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये हो गया। दोनों फोर्स परिमाण में समान है और प्रकृति में क्या है, अपोजिट है, यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में समानता और असमानता। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में समानता व असमानता, दोनों में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समानता, समानताएं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने क्लास 11th में स्टडी की थी इसकी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्लास 12th में की थी। दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। Fe एंड Fg दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। दूसरी समानता क्या हो सकती है इनमें, दूसरी समानता क्या हो सकती है, दोनों नियम आपके क्या हो गए, व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या कर गए, पालना कर गए। नेक्स्ट दूसरी समानता है अपनी दोनों फोर्स एक ही लाइन पर, दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लागू होते हैं। मींस दोनों में जो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वो एक ही लाइन पर होता है। तो दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लगते हैं। तो अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की दो समानताएं ले ली। अब क्या लेते हैं, असमानताएं। असमानताएं में नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, असमानताएं में नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली क्या होता है, ओनली अट्रैक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुणधर्म निभाते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली क्या होता है, आकर्षण होता है। दूसरी असमानता है इसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड मीडियम, डिपेंड्स मीडियम, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सार्वत्रिक नियतांक है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नॉट डिपेंड्स मीडियम, ये मीडियम पर निर्भर नहीं है। तो ये दो तो क्या हो गई समानता और दो क्या हो गई असमानता। नेक्स्ट अपन आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दोनों के अनुपात को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो समान इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात। तो अपन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²,
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अपन को दोनों का अनुपात चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, k q1 q2 अपॉन G m1 m2, Fe अपॉन Fg इक्वल टू, यहाँ पर k दोनों इलेक्ट्रॉन समान है तो q इंटू q स्क्वायर। जब दोनों इलेक्ट्रॉन समान है तो दोनों का द्रव्यमान भी समान होगा, तो m इंटू m स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। चार्ज क्या है 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। G सार्वत्रिक नियतांक है 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का मास 1.67 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अपन सोल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू लगभग जो आता है 10⁻42। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है 10⁻42 गुना क्या होता है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स में जो k है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक उसकी वैल्यू बहुत कम है, माइनस। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। ये की क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। आज का लास्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाओं में नंबर 1 क्या है, दोनों आवेश बिंदुवत होनी चाहिए। जैसे दो चार्ज हैं प्लस 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 प्लस, ये दोनों चार्ज बिंदुवत नहीं है तो इनके लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। शर्त क्या है, दोनों आवेश बिंदुवत होनी चाहिए। ये बिंदुवत है, प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है, तो ये आवेश क्या होनी चाहिए, बिंदुवत होनी चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। दूसरी शर्त है कूलाम के नियम के लिए आवेश क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, तो इसके लिए कूलाम्स नियम लागू होगा। यदि दोनों आवेश गतिशील है तब कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। दोनों आवेश गतिशील हैं यदि, तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। यदि एक आवेश गतिशील व दूसरा स्थिर है तब कूलाम का नियम लागू हो सकता है। एक आवेश गतिशील हो और दूसरा आवेश स्थिर हो तब भी कूलाम का नियम लागू हो सकता है, लेकिन यदि दोनों आवेश गतिशील है तब कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, और यदि दोनों आवेश स्थिर है तो कूलाम का नियम लागू। ये लिमिटेशन फॉर कूलाम्स लॉ की होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन लेक्चर 3 कल स्टार्ट करेंगे, उसमें अपन आगे के टॉपिक देखेंगे। आज तक के टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें और अपने चैनल को लाइक करें। ओके, बाय बच्चों।